प्रदेश के अंदर चल रहा है उसके खिलाफ लगातार आवाज़ हम उठा रहे हैं। परंतु मज़े की बात अब ये है कि उस आवाज़ उठाने का नतीजा क्या है। अब मैं पॉइंट पर आता हूँ। उस आवाज़ उठाने का नतीजा ये है कि जब हम इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं, इस प्रकार के आंदोलन कर रहे हैं, तो हमें एक नोटिस प्राप्त होता है न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून से। परंतु ये हमें डायरेक्ट कोर्ट से ये नोटिस नहीं मिलता है। हमें पुलिस चौकी से फ़ोन आता है कि आपके लिए एक नोटिस आया है, और पुलिस चौकी से इसलिए फ़ोन आता है कि जो इसमें इंटरफेयर किया हुआ है वो उत्तराखंड सरकार का है, धामी सरकार का है और पुलिस का है। ये आप नोटिस अगर देखोगे, मैं आपको बताता हूँ, ये विनय कुमार निरीक्षक विवेचक पुलिस कार्यालय जनपद देहरादून, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो आईओ है, उन्होंने हमारे द्वारा किए गए जो कार्य है, हमारे द्वारा जो प्रदेश हित में, छात्र हित में जो अनेकों ऐसे मामले जो हमने संज्ञान में लाए हैं, अनेकों बार उत्तराखंड सरकार ने जब जब गलत किया है तो उत्तराखंड सरकार के उस गलत कामों का पर्दाफाश हम लोगों ने किया है। हमने कई बार सरकार को नंगा किया है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके बदले इस प्रकार का हमें नोटिस मिलना, इस प्रकार का तोहफा मिलना कितना जायज़ है, कितना नाजायज़ है, ये आप सभी जनता जो है वो उस पर आप विचार करें। ये विनय कुमार जी हैं, ये इंस्पेक्टर हैं देहरादून में, और ये हमारे उस केस के विवेचक हैं। ये आईओ है जब 9 फरवरी को जो केस हुआ था। हमने प्रदेश के अंदर अपनी बात को रखने के लिए तमाम जगह पर हमने भ्रमण किया। इस दौरान हम कुमाऊं मंडल में भी गए, गढ़वाल मंडल में भी गए और देहरादून में भी कई कार्यक्रम किए। अब होता क्या है कि बागेश्वर की घटना किसी से छुपी नहीं है। बागेश्वर जिस वक्त सुबह 10 बजे हम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे, भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे, उस दौरान हमारे साथ जो घटना हुई, हमारे साथ जो छीना झपटी हुई, हमारे साथ जो बदसलूकी हुई, उस पर जो हमारे ऊपर पुलिस द्वारा आरोप लगाए गए, उन आरोपों को मैं आज भी कहता हूं कि सारे निराधार है। जो एफआईआर में लिखा गया उसमें साफ तौर पर वहां के कोतवाल ने लिखा था कि बॉबी पंवार अपने कुछ साथियों के साथ, कुछ साथी उन्होंने एक भीड़ कहा कि भीड़ के साथ जा रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे, जो सरासर गलत है। अगर ऐसा है तो पुलिस उसके एविडेंस दे। उन्होंने कहा कि बॉबी पंवार पर्चे बांटते हुए जा रहे थे। अगर पर्चे बांटते हुए जा रहे थे तो उन पर्चों को क्यों बरामद नहीं किया गया, ये बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि बॉबी पंवार नारेबाजी करते हुए जा रहे थे। अगर नारेबाजी करते हुए जा रहे थे तो उस नारेबाजी की वीडियोग्राफी दिखाइए। उन्होंने साजिश के तहत, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो उन्होंने प्लानिंग की थी वो प्लानिंग फेल हुई। बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता एक आध तब तक पहुँच चुके थे जो नारेबाजी करने वाले थे, जिनके हमारे पास वीडियोज है, फुटेज है। वो साजिश उनकी नाकाम हुई। पर जब उन्होंने कोर्ट में इस मामले को रखा तो कोर्ट ने वास्तव में पुलिस को फटकार लगाई और हमें बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब इसके बाद होता क्या है कि जब सचिवालय कूच के लिए, अभी 16 तारीख को हम सचिवालय कूच करते हैं, उसके बाद ये प्रकरण आगे बढ़ता है और उस प्रकरण में हमारे जो आईओ हैं उनके द्वारा न्यायालय में ये रिट लगाई जाती है, ये एप्लीकेशन लगाई जाती है कि बॉबी पंवार की जमानत को निरस्त किया जाए और उनको जेल भेजा जाए। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ये समक्ष न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून के सम्मुख ये लेटर आईओ द्वारा लगाया जाता है, उत्तराखंड पुलिस द्वारा लगाया जाता है। और किसके इशारे पर लगाया जाता है ये आप सब जानते हैं। उत्तराखंड सरकार के इशारे पर लगाया जाता है, धामी सरकार के इशारे पर लगाया जाता है। इसमें लिखा जाता है कि प्रार्थना पत्र वास्ते जमानत निरस्तीकरण अभियुक्त बॉबी पंवार पुत्र श्री खजान सिंह निवासी ग्राम दत्रोटा थाना चक्राता जिला देहरादून। ये जमानत निरस्त के लिए, हमारी जमानत निरस्त के लिए ये कोर्ट में लगाया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि महोदय उक्त विषय सादर निवेदक है कि यह कि थाना कोतवाली जनपद देहरादून में पंजीकृत मुकदमा संख्या 57/2023 अंतर्गत धारा 147, 186, 188, 342, 332, 353, 427, 324, 34 व धारा 3 लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम व धारा 7 की लॉ एक अभियुक्ति बॉबी पंवार आदि के विरुद्ध पंजीकृत हुआ, जिसमें दौरान विवेचना अभियुक्त बॉबी पंवार पुत्र श्री खजान सिंह निवासी ग्राम दत्रोटा थाना चक्राता जिला देहरादून को गिरफ्तार किया गया। यह कि दिनांक 15/2/2023 को
माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त बॉबी पवार को निम्न शर्तों के अधीन जमानत प्रदान की गई जमानत आदेश की प्रति संलग्न है। अब इन्होंने मेरे को वो प्रति दी जिसमें हमें आयोग कोर्ट से सशर्त जमानत मिली थी। उन्होंने लिखा, अभियुक्त उस अपराध जैसा जिसको करने का उस पर अभियोग या संदेह है कोई अपराध नहीं करेगा, अथवा वह किसी उग्र आंदोलन में भाग नहीं लेगा, अथवा सरकारी संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाएगा, अथवा आंदोलन एवं सरकारी संपत्ति को नुकसान किए जाने का कोई कारण नहीं बनेंगे, अथवा बिना पूर्व अनुमति के सार्वजनिक स्थल पर धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। ये कारण हमें दिए गए थे जब हमारी सशर्त जमानत हुई थी। इन कारणों में से मैं अगर बताऊं तो उसके बाद हमारे द्वारा कोई ऐसा कृत्य नहीं किया गया, कोई अपराध नहीं किया गया जो कि पुलिस को मजबूरन कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगाने की ज़रूरत पड़े। कहीं ना कहीं ये साजिश फिर से हो रही है। सरकार चाह रही है कि कहीं ना कहीं बॉबी पवार प्रदेश के अनेकों जिलों में घूम रहे हैं, प्रदेश के गांव-गांव शहर-शहर घूम रहे हैं, जिससे कि हमारी सरकार को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। वो इसलिए क्योंकि हम जब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो सीबीआई जांच ले आओ ना। एक तमाचा अभी 2 दिन पहले सरकार के मुंह पर लगा है। अगर उद्यान घोटाला जो हुआ है, अगर सरकार भी जांच करवाती तो कहीं ना कहीं सरकार की शाख बचती और सरकार के पॉइंट बढ़ते, परंतु उस पर भी कोर्ट से जमानत आना ये साबित हो गया है कि सरकार यहाँ पर शासन नहीं चला पा रही है। सरकार सुशासन नहीं कुशासन चला रही है उत्तराखंड में। तो ये जो कंडीशनल थी, हमने तो कोई ऐसा इसका कोई दुरुपयोग किया नहीं, परंतु फिर भी ऐसी क्या मजबूरी की पुलिस ने वहाँ पर इसे लगाया है। और मैं कहना चाहूँगा, अब उसको आगे जो लिखा गया है कि यह कि उपरोक्त शर्तों हेतु अभियुक्त द्वारा रिहा होने से पूर्व मान्य न्यायालय में शर्तों का पालन करने हेतु अंडरटेकिंग प्रस्तुत की गई थी। यह कि अभियुक्त द्वारा उपरोक्त मान्य न्यायालय द्वारा जमानत हेतु अधिरोपित शर्तों व प्रस्तुत अंडरटेकिंग का जानबूझकर उल्लंघन करते हुए निम्न कृत्य किए गए हैं। और उसमें जो कृत्य गिनाए गए हैं, आप चौंक जाओगे। इन्होंने जो कृत्य गिनाए हैं, उत्तराखंड पुलिस का ये चेहरा, उन्होंने कहा कि त्यूणी प्रकरण। अब मेरे समझ से परे है कि त्यूणी प्रकरण कौन सा प्रकरण है। मुझे नहीं पता कि त्यूणी प्रकरण कौन सा प्रकरण है। अगर त्यूणी प्रकरण में उस प्रकरण की बात कर रहे हैं जब वहाँ पर आगजनी हुई थी और हमारी 4 छोटी बालिकाएं जलकर राख हो गई थी और वो मतलब इस संसार से चली गई थी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस प्रकरण में हम गए, परिवार से मिले, सांत्वना दिया, उनके दुख में खड़े रहे। अगर वो प्रकरण इस सशर्त जमानत का उल्लंघन करती है तो ऐसी सशर्त जमानत हम नहीं मानेंगे। दूसरी बात, उन्होंने लिखा है बागेश्वर प्रकरण, जिसका जिक्र मैं आपके सामने कर चुका हूँ कि वो किस साजिश से, किस प्लानिंग से उत्तराखंड सरकार और पुलिस द्वारा वो साजिश की गई थी। ये बागेश्वर प्रकरण का जिक्र यहाँ पर किया गया है। तीसरा, देहरादून प्रकरण इन्होंने कहा है। अब देहरादून प्रकरण कौन सा है? देहरादून में हम धरना कर रहे हैं, आए दिन अनेकों मुद्दे आते हैं। हम अपने प्रदेश हित के लिए, प्रदेश की लड़ाई के लिए हम हर एक मुद्दे पर जो वास्तविक मुद्दा और जो प्रदेश हित का मुद्दा उस पर आवाज़ उठाते हैं। और देहरादून प्रकरण से मतलब क्या है, ये भी हमारे समझ से परे है। इन्होंने कहा है कि यह कि उक्त प्रकार से अभियुक्त द्वारा मान्य न्यायालय द्वारा प्राप्त शर्तों के अधीन जमानत व उद्घोषणा के विपरीत कृत्य करते हुए उक्त को स्पष्ट उल्लंघन किया है। इनका कहना है कि यह कि अभियुक्त वर्तमान में भी उक्त अपराध से संबंधित समान प्रकार के अपराधों की पुनरावृत्ति करने हेतु भिन्न भिन्न स्थानों पर दुष्प्रेरक अथवा मुख्य रूप से कार्य करते हुए सामाजिक व कानूनी व्यवस्था बिगाड़ने का कार्य कर रहा है। उत्तराखंड पुलिस कहती है कि यह कि उक्त प्रकार से अभियुक्त द्वारा प्राप्त की गई जमानत का दुरुपयोग करते हुए निर्धारित शर्तों के विपरीत कृत्य करने हेतु अभियुक्त को दी गई जमानत निरस्त होने योग्य है। अतः न्याय हित में प्रार्थना है कि अभियुक्त बॉबी पवार पुत्र श्री खजान सिंह को उक्त अपराध में दिया गया जमानत आदेश दिनांक 15/2/2023 को निरस्त करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिए जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें। ये उत्तराखंड पुलिस और हमारे जो विवेचक हैं हमारे केस के, उनके द्वारा कोर्ट में ये लगाया गया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार को हमसे डर है, अगर सरकार को ये डर है कि उनकी पोल खुलने वाली है,
क्योंकि जितना नंगा अभी तक हमने किया है वो तो किया है। तुम हमें जेल भेजो, तुम हमें कहीं भेजो, ये मैं आज भी खुले रूप से कहता हूँ, क्योंकि हम सही की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ जितना नंगा अभी किया है। तुम हमें कल, क्योंकि ये मैं आपको बताना भूल गया कि ये डेट 31 अक्टूबर को लगी हुई है और कल हमें कोर्ट के सामने प्रस्तुत होना है। अब मुझे नहीं पता कि कल हमें जेल भेजा जाता है कि फिर से बेल मिलती है, हमें नहीं पता। पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए करना चाहता हूँ कि क्या लगातार ऐसे जो तानाशाही है, लगातार जो एक लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार की चीज़ें, जहाँ हमें आज़ादी है अपनी बात को रखने की, जहाँ हमें आज़ादी है लोकतांत्रिक तरीके से व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ने की, सिस्टम के खिलाफ लड़ने की, अगर उस देश में इस प्रकार के कृत्य हो रहे हैं तो ये बॉबी पवार के खिलाफ नहीं हो रहे हैं। देश में आप देख रहे होंगे, अगर मुझे जेल भी भेजते हैं, परंतु मैं अपने प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूँ, उन युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, उन अभिभावकों से कहना चाहता हूँ जिनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बॉबी पवार कल 31 अक्टूबर 2023 को अगर जेल भी जाते हैं तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बॉबी पवार बनने की ज़रूरत है। अगर एक बॉबी पवार आपका बेटा जेल के अंदर रहेगा, हजारों बॉबी पवार आप जेल के बाहर, आप सड़कों पर खड़े कर दीजिए। आप उस लड़ाई में आगे, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आप हजारों बॉबी पवार खड़े कर सकते हैं। मेरा दायित्व था, मेरा ये कर्तव्य था कि इस बात को आप लोगों के सम्मुख रखूं, आप लोगों तक पहुंचाऊं कि किस प्रकार से सच्चाई की लड़ाई लड़ने वालों को दबाया जाता है। पर बॉबी पवार उन लोगों में से नहीं है कि ऐसे घटनाओं से अपने कदम पीछे ले लें। मैं ये कह रहा हूँ कि जितना नंगा सरकार को किया है, अगर जेल भेजते हो तो बाहर आने के बाद इससे इतना नंगा करेंगे कि सरकार लोगों के सामने जो इनके चरित्र है उस चरित्र को दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इतना नंगा करेंगे कि जब हम बाहर आएंगे, इतना नंगा करेंगे, समाज में बैठने लायक नहीं रहोगे। तुम्हारे काले चिट्ठे हमने इकट्ठे कर रखे हैं और हमें डर नहीं है, क्योंकि जो तुमने कुकृत्य किए हैं इस उत्तराखंड के साथ, जो कि कुकृत्य तुम लगातार कर रहे हो, आवाज़ उठाने के बाद भी तुम्हारी चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है कि हम कोई आवाज़ उठाएं, हम कोई विषय उठाएं, उस विषय पर कार्रवाई करने की बजाय आप उसे अनदेखा कर रहे हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 31 तारीख को हमारी ये डेट लगी हुई है कोर्ट में, और हो सके कल क्या हो क्या ना हो, परंतु मैं ज़रूर आप युवा साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। हमारी टीम बाहर है, हमारी टीम लड़ रही है, मैं जेल जाऊँ ना जाऊँ, परंतु आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस लड़ाई को, आपकी जिम्मेदारी है कि इस लड़ाई को आगे बढ़ानी है। ये साबित हो चुका है उद्यान घोटाले से, इतना बड़ा घोटाला, और सरकार जांच के आदेश नहीं कर रही है। जाते जाते चीफ जस्टिस विपिन सांघी जी ने उस पर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। तो ये साबित हो चुका कि सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है, सरकार अपने लोगों को बचा रही है। और ये मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, जिस दिन इस भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच हुई उस दिन बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े नेताओं का नपना तय है। और इसलिए ये डरे हुए हैं, इसलिए सहमे हुए हैं, इसलिए बौखलाए हुए हैं, इसलिए बॉबी पवार को और उनके साथियों को परेशान किया जा रहा है, इसलिए बॉबी पवार को जेल भेजने की तैयारी है। पर हम अगर जेल भी गए तो मैं अपने उत्तराखंड के उन साथियों से, उन युवाओं से, अभिभावकों से कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के कृत्य सरकार डर कर कर रही है। और धामी जी के तो ऐसे काले कारनामे हमने इकट्ठे कर लिए हैं जिसको कोई सोच भी नहीं सकता है। मुख्यमंत्री हदें पार करते हैं, पर जितनी हदें मुख्यमंत्री धामी जी ने पार की है, मुझे लगता है कि प्रदेश में कोई पहला ऐसा मुख्यमंत्री होगा जिन्होंने इतनी हदें पार करी है। जो मामले में भविष्य में 10, 15, 20 दिनों के अंदर मैं आपके सामने रखूँगा और पूरी तरह से उसे खोलूँगा। तो ये आज का मुख्य विषय था, जिसको कोई प्रश्न इसमें करना है वो करे। धन्यवाद। कल इसमें आप जाएंगे न्यायालय में, जी नोटिस आया उसका जवाब देंगे किस तरीके से? बिल्कुल हम जाएंगे। हम पे जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप सारे निराधार है। उसके बाद भी सरकार, हमारी पुलिस ज़बरदस्ती इस प्रकार की चीज़ें हम पर थोप रही है या हम पर आरोप लगा रही है। उसके बाद सिस्टम में चल क्या रहा है, कानून किस कदर लचर है और कानून में आजकल किन लोगों की चल रही है, अगर वो चीज़ें देखी जाए
तो मुझे लगता है कि इन्होंने जेल भेजने की तैयारी की है, परंतु बॉबी पवार इन नोटिसों से जेल का डर दिखाकर, उन्हें अनेकों प्रकार के डर दिखाकर वो अपने कदम पीछे लेने वालों में से हम नहीं है। डर शब्द हमारे डिक्शनरी में नहीं है। जब तक हमें लगेगा कि जायज़ जो मांगे हैं उनके लिए लड़ना चाहिए, उनके सम्मुख खड़ा होना चाहिए, उनके समर्थन में खड़ा होना चाहिए, तब तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। ऐसी कोई भी ऐसी नौबत क्यों आई कि जो सब जो आपको छोड़ा गया था उस समय की इस प्रकार की कंडीशन आपके साथ लगाई गई? देखिए, कंडीशन तो वैसे लगानी नहीं चाहिए थी। देखिए, जो उस दिन जो चीज़ें हुई थी, रोड जाम हुआ था, जो और चीज़ें हुई थी, उसकी सज़ा हम काट के आ चुके थे। हम 7 दिन जेल रहे हैं। उसके उपरांत कंडीशनल बेल देना तो समझ से परे है, परंतु अगर दे भी दी और उसके बाद आप ये सोचो या उसके बाद ये आप सोचोगे कि भाई कंडीशनल बेल दे दिए तो अब ये कुछ नहीं करेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। लोकतांत्रिक दायरे में रहकर सहमति पर कंडीशनल बेल मिली होगी? नहीं, देखिए, सहमति क्या होती है इसमें, जमानत उन्होंने दे दिया है और उन्होंने जब हम जेल से बाहर आ गए हैं, जेल के मेन गेट से जब हम पे रिहाई की मोहर लग गई है और जेल से बाहर आ गए हैं, तब आप हमें पढ़कर सुना रहे हो कि इस प्रकार की आपको बेल है, कंडीशनल बेल है, तो आदमी कहाँ जाएगा? क्या दोबारा रिहाई की मोहर लगने के बाद जेल जा सकता है? अगर हमें वो अंदर बताते कि इस प्रकार के कंडीशनल बेल्स के आपके द्वारा छोड़ा जा रहा है, तो हम कभी भी बाहर आना पसंद नहीं करते। पर अगर कंडीशनल बेल मिली है तो उसके बाद अगर आप ये सोच रहे हो, इस गलत फहमी में हो कि वो लोग अब घर बैठ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, देखिए, लोकतांत्रिक दायरे में रहकर जो जो अधिकार हमारे हैं, जो जो हम कर सकते हैं, गलत के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ जो हमारा जो संवैधानिक अधिकार है लड़ने का, उसके दायरे में रहकर जो चीज़ें हम कर सकते हैं हम करेंगे। उसके लिए अगर सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा इस प्रकार का डर दिखाया गया तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। वो भी एक प्रश्न था, जब आप अंदर चले जाएंगे, क्योंकि ये लेटर आए हुए 2-4 दिन तो हो गए होंगे, क्या आपके जो सहयोगी हैं वो इस बार से घबरा गए हैं कि यार अगर बाई चांस ऐसा होता है कि बॉबी अंदर जाते हैं तो ये लोग क्या धरना खत्म करेंगे या क्या आगे का क्या? नहीं, आगे का सीधा प्लान है। अगर एक बॉबी अंदर गया है तो मुझे लगता कि 242 दिनों से जो इस धरने को चला रहे हैं, जो साथी 242 दिनों से धरना चला रहे हैं, वो परिपक्व हो चुके हैं, वो समझ चुके हैं इस उत्तराखंड सरकार की चाल को, वो समझ चुके हैं कि किस प्रकार से अपने प्रदेश को बचाना है।